साकेत जी, आपके बचपन से लाइक आपको जब से याद है उस बचपन से लेकर के आप मुझे आपके क्लास 5 या फिर 10 तक का भी आप बताओ। और बेसिकली आप जो भी बताओगे ना उसके साथ अगर आपको वर्ष याद हो तो वर्ष मेंशन करना। आपको अगर मान किसी अगर व्यक्ति का जिक्र कर रहे हो तो उसका नाम जरूर मेंशन करना। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मोनिका जी, सबसे पहले ये बताऊं कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में नंबर लाने के लिए सबसे जरूरत पड़ते थे उसके कितने तारीख को और कितने सन ईस्वी को ये घटना घटी, और मुझे वही याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि बहुत वर्षों तक मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और साल मैं भूल जाता था। अच्छा। तो इसलिए मैं आपका एक सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता कब कब को घटा, फिर भी मैं भरसक प्रयास करूंगा कि बताता चलूं। जी जी जी। देखिए, नॉर्मली जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, मेरी भी वैसी हुई, कुछ खास उसमें नहीं था। हम्म। एक चीज था, मेरी स्कूल जो थी वो मतलब 36 किलोमीटर दूर थी जहाँ हम लोग रहते थे वहां से, आपका या कह लो जन्म कुल कहाँ से मिलाकर। हुआ था? मेरा जन्म तो हुआ था कलकत्ता में, अच्छा। लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद हम चले आए थे। पापा जहाँ काम करते थे वो बिहार, तत्कालीन बिहार और अब तो झारखंड है हम्म का उड़ीसा का बॉर्डर था। करंजिया बोल के एक जगह था, हम्म सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम्म। तो वहीं चला आया था मैं, और मेरा बचपन वही जंगली इलाके में पड़ा। आप इसी से सोच लो कितना रिमोट इलाका था कि स्कूल 36 किलोमीटर दूर था। बाप रे। सिंहभूम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चाईबासा का हम्म बंगला बॉयज स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, हम्म। और थोड़ी लेट शुरू हुई। अच्छा। मेरी जिंदगी के हर चीज बड़ी लेट शुरू हुई। मैं अपने दीदी से 9 साल छोटा हूँ, मैंने पैदाइश भी मेरी लेट ही हुई। हम्म। तो आपका बर्थडे और सन बताइए। 15 नवंबर 1900। 1972। अच्छा बहत्तर। अच्छा, ठीक ठीक। आपके मम्मी पापा का नाम? पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरहित कुमार बख्शी। हम्म उपाधि उपाधि मिली थी बख्शी, तो बख्शी लिखते थे, ऐसे चट्टोपाध्याय हैं। हम्म। और माँ का नाम गीता चट्टोपाध्याय। तो आप अपने माता पिता के विषय में भी बताइए, उन क्या करते थे, कैसे थे, उनका व्यवसाय। मम्मी अगर होम मेकर थी तो उनके कुछ बचपन की यादें जो आप शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप पूछते जाए, मैं बताता चलूंगा, ऐसे हम्म। फिर मैं भटक जाऊंगा। जी जी। पूछे आप। आपके पापा मतलब क्या उनका प्रोफेशन क्या था और उनका कुछ इंटरेस्ट था पापा कि नहीं कलाकार में, जैसे हम ना। पापा पापा सिरामिक्स एक्सपर्ट थे। सिरामिक्स एक्सपर्ट मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, कप प्लेट मूर्ति ये वो, वाह। उसके एक्सपर्ट थे पिताजी, वही काम करते थे। लेकिन वो मशहूर थे एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में। अच्छा अच्छा। और पापा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते थे, कोई पैसे नहीं लेते थे। सिर्फ हम्म एक उनकी दान पेटी रखी रहती थी, उसमें जो खुश होकर कोई दे दिया कुछ, तो उसी से फिर वो दवा मंगवा लेते थे। हम्म। तो बस यही था उनका। और कलाकारी की जहाँ तक बात है, हम्म। घोर विरोधी थे इसके, घोर घोर विरोधी। हम्म और मेरी माँ, जब शादी हुई थी, बहुत कम उम्र में शादी हुई थी मेरी माँ की, हम्म तो जस्ट मैट्रिक पास की थी। हम्म। तो मेरी माँ उस समय कलकत्ता रेडियो स्टेशन में ठुमरी गाती थी, सोच वाह। लीजिए इसी से। बाप रे। तो माँ के अंदर ये बात थी, लेकिन जैसे कि मुझे दूसरों से पता चला कि हम्म एक बार ऐसे ही माँ गाना रियाज कर रही थी, तो पापा बुलाए उनको। तो 2-3 बार बुलाए तो सुनाई नहीं पड़ा माँ को, चूंकि बहुत मेरे तन्मयता से गा रही थी। हम्म। तो पिताजी ने आके हारमोनियम उठा के ठेल दिया, कहा कि ये सब मेरे घर में मत करो, ये सब बाइजियों का काम घर में मत करो। तब से माँ को बहुत ठेस पहुंचा और माँ छोड़ दी गाना गाना। अरे। हारमोनियम तब से हाथ नहीं लगाई हारमोनियम पे, ऐसे ही गुनगुनाती थी। तो पता नहीं, शायद यही एक वजह रही होगी कि मेरे अंदर में पिताजी के साथ दूरी पैदा हो गया, और मैंने बचपन से ठाना कि मैं बनूंगा तो आर्टिस्ट ही बनूंगा। तो कब आपको लेकिन रियलाइज बदकिस्मती, हुआ?
ये 7वां 8वां में पढ़ता था उस समय मुझे ये बात पता चला था। जब मामा घर गया था तो वहीं से किसी से ये पता चला मुझे कि ऐसे ऐसे वाकया हुए थे। हम्म। तो तब तक मैं जो है वो मेरी बचपन की पढ़ाई लिखाई वहीं चाईबासा में ही हुई थी, हम्म। बॉयज स्कूल में। मैं 9th से डाल्टनगंज आया और पिताजी काम के सिलसिले में यहाँ आए तो यहाँ उनके साथ आया और शुरू हम्म। किया। तो पिताजी के साथ एक दूरी बनी रही, जो एक दोस्ताना ये होता है वो नहीं रहा। पिताजी के साथ एक दूरी रहा इस वजह से भी, ये जो है इसके वजह से भी। और पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपनी जिंदगी में भी, हम्म। और ना चाय पीते थे, ना बीड़ी सिगरेट कुछ तरह, ना किसी से दोस्ती यारी। उनकी जिंदगी थी काम करने जाओ और फिर वापिस आके लोगों का सेवा करो। अच्छा। और बहुत बहुत लोगों का भलाई करने में वो यकीन रखते थे पिताजी। मैंने हम्म। घर का, माँ का सोना का गहना, किसी की शादी नहीं हो रही है तो गहना उतारवा लिया, यहाँ तक कि माँ की अंगूठी खोलवा लिए, चेन खोलवा लिए कि फलाने को शादी में देना, उसकी शादी रुकी हुई है। अरे। पिताजी का बैंक बैलेंस हमेशा 0 रहता था, सबको हम्म। दे देते थे। हम्म। तो ऐसे ऐसे इंसान थे। तो एक दूरी बनी रही उनसे। और उनको खेती बाड़ी से बहुत मन लगता था। मैं बचपन मेरा खेती बाड़ी में ही गुजरा। मैं खेल कूद क्या होता है नहीं जानता था, क्योंकि सुबह 8 बजे स्कूल की बस आती थी और रात को 8 बजे मैं वापिस आता था बाप रे। डेली पैसेंजरी करके। तो मैं खेल कूद भी नहीं जानता था। जो थोड़ा बहुत समय मिलता था पिताजी के साथ खेती बाड़ी करता था, वो शौक था खेती बाड़ी। तो ऐसे ही गुजरा। मैं डाल्टन में जाया तो मेरी जिंदगी में एक मैसिव चेंज आया। यहाँ यहाँ के बंगला लाइब्रेरी में मैं बंगला किताब, मेरी माँ को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। किताब मतलब साहित्य, उपन्यास। तो माँ के साथ साथ मैं भी पढ़ता था। तो यूं कहिए कि उपन्यास पढ़ते पढ़ते मैं अपने उम्र के और बच्चों से दिमागी रूप में ज्यादा तेज हो गया। और तब से मुझे इश्किया धुन सवार था। मैं किसी से भी मोहब्बत करने लगता था। मुझसे बड़ा हो छोटा हो वो नहीं देखता था मैं, मुझे अच्छा लगना चाहिए। मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत होता था बचपन से ही। मैं अब खूबसूरत किसी पेड़ को देखता था, उसके फूल को देखता था, उससे लगाव हो जाता था। उसमें कोई कुछ करता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, यार देखो ना तोड़ लिया फूल। इतना प्यार था मुझे उससे। ये लगता था। एक ऐसी भावनाएं, कल्पनाएं मेरे जहन में बचपन से ही उमड़ती थी। जब अजीब अजीब कल्पनाएं करता था। अब सोचता हूँ तो लगता है मैं उस एज में कैसे ऐसे सोचता था, लेकिन मैं सोचता था। और इसका पूरा श्रेय जाता है उपन्यासों को, कहानियों को। तो जब 9th में मैं यहाँ जिला स्कूल से पढ़ाई शुरू करी तो बंगला लाइब्रेरी था यहाँ, वहाँ किताब लेने जाया करता था। तो 89 में दुर्गा पूजा के समय मैं वहाँ गया हुआ था। तो यहाँ बंगाली समाज के, डाल्टनगंज के बंगाली समाज के कुछ बच्चे लड़के वहाँ आए हुए थे नाटक के किताब खोजने। तो उस समय बंगाली समाज के लोगों से मेरा कोई परिचय था नहीं। तो वहाँ का जो लाइब्रेरियन थे डॉक्टर सुब्रतो मैत्रा, हम लोग नाड़ू चाचा बोलते हैं, उन्होंने मेरा परिचय कराया यहाँ के लड़कों से कि देखो ये भी बाहर से आया है कुछ दिन पहले, तो इसको साहित्य में बहुत लगाव है, इससे भी नाटक कराओ। तो इससे पहले मैं नहीं जानता था नाटक क्या होता है, क्या कैसे किया जाता है। तो लोगों ने मुझे इसमें शामिल करा और मैंने शुरू करा नाटक। फिर वो नाटक बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पता नहीं चला कि मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे अद्भुत, तो एक नया लड़का आया है, बहुत अच्छा किया। आपको याद है तो नाटक का 90s में, नाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहला नाटक 2 दिन किए थे। सप्तमी को किए थे प्राइवेट सेक्रेटरी, और अष्टमी को किए थे फ्लू। 2 नाटक किया था बंगला। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके पहले शो का? नहीं, मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा। लोग कहते डर, कुछ पता चले तब तो डरूं। जैसे शेर से आदमी डर गया। एक बात बताओ मोनिका जी, शेर से याद आया, जैसे जंगल में जा रहे थे 2 दोस्त, तो शेर निकला तो एक पेड़ पे चढ़ गया, दूसरा खड़ा रहा शेर के सामने। शेर आया, उसे सूंघा ऊंघा, वो भी हाथ से दुलार किया, चला गया शेर। तो लोगों ने कहा कि बड़ा बहादुर है। पर उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कुछ शेर है, मुझे तो लगा बिल्ली है कुछ बड़ा। वो पता रहता कि शेर है तब तो डरता। तो मुझे पता ही नहीं नाटक क्या होता है, ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस से आंख मिलेगी तो क्या होगा, मुझे कुछ फीलिंग्स ही नहीं हुई। मुझे लगा कि बस याद किया, बोला, लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी हुई। अच्छा। तो ऐसा करते करते 90s में, मतलब 90s में नहीं कहो, 89 के लास्ट दिसंबर में वहाँ था।
तो मैं उस समय तक मैं क्रिकेट खेलने लगा था। और मतलब क्रिकेट ऐसा कि मतलब क्लास छोड़ छोड़ के क्रिकेट खेलो, वो भी एक मोहब्बत ही था। क्या नहीं किया क्रिकेट के लिए, घर से चावल चुरा के, दाल चुरा के बेच दिया दूसरे दुकान में और उससे गेंद खरीद ली, इस तरह की मोहब्बत थी। तो उसके बाद शुरू हुआ, तो वहाँ यहाँ एक पुलिन मित्रा हुआ करते हैं, अभी भी हैं, उस समय रंगकर्मी थे, तो अभी फिल्म निर्माता हैं। तो उन्होंने, उनको, वो पहले से नाटक करते थे, हिंदी रंगमंच में उनकी अच्छी खासी दखल थी। तो एक और शख्स थे उत्पल मैत्रा, उतुदा हम लोग बोलते हैं, उनसे मेरी लगाव हो गई थी इन 2 नाटकों के दौरान। तो पुलिंदा को जब टीम बनानी थी तो उन्होंने कहा, सजेस्ट किया उत्पल मैत्रा ने कि एक शैकत बोल के एक नया लड़का है, उससे भी बात कीजिए, वो अच्छा कर रहा है। तो पुलिंदा अपने स्कूटर से मेरे घर आए, मैं उस समय पुलिस लाइन में प्रैक्टिस कर रहा था क्रिकेट का, तो वहीं पहुंच गए, सुबह सुबह का समय था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नाटक करना चाहता हूँ, मेरे ग्रुप में शामिल हो गए। मैंने कहा होंगे। तो फिर उन्होंने एक नाटक शुरू करा, अपहरण भाईचारे का। तो अपहरण भाईचारे का नाटक डेहरी में उस समय ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन शुरू हुई थी। तो मैं भी गया, तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा, एक अंग्रेज का। और उस नेगेटिव कैरेक्टर में पहली बार मैं हिंदी स्टेज कर रहा था और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला नेगेटिव रोल में। वाह। तो फिर भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने क्या करा। उस कैरेक्टर का नाम क्या था जो आपने प्ले किया था? उस कैरेक्टर का नाम था भिन्न भिन्न डराने वाला। अच्छा। तो उसका अपहरण भाईचारे असगर बजावत साहब की लिखी हुई थी या सफदर हाशमी साहब की लिखी हुई थी, ये दोनों में से किसी, सफदर हाशमी साहब की लिखी हुई थी शायद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सफदर हाशमी साहब की लिखी हुई थी। तो वहाँ उसको किया हम लोगों ने। तो ग्रुप को 3rd प्राइज मिला, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो ये सफर शुरू हुई। फिर लगातार आरा, बिहिया वगैरह वगैरह जितने नाटक कंपटीशन होते थे सब जगह वो नाटक गया और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड लगातार 5-6 बार मिला। और तब मैंने नाटक को सीरियस लेना शुरू किया। आपके घर वालों का क्या था? हाँ नहीं, इसको पहले सुन लीजिए आप। तो सीरियस लेना जब शुरू किया तो मैंने उस पर गौर फरमाना शुरू किया कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ कि लोग इतने तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट किया कि मेरी आंखें अच्छा काम करती हैं। मेरी आंखों में एक भाषा है और आंखों का प्रयोग मैं करता हूँ, जो आंखों के साथ हाथ की उंगलियों का, हाथों का बड़ा अच्छा सामंजस्य मेरा बैठ रहा है और इसी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब जब मुझे ये ध्यान आ गया तो अब मैं उसका प्रयोग ज्यादा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और मुझे लगने लगा कि जो मेरे डायरेक्टर हैं पुलिन मित्रा उस समय निर्देशित करते थे कि उनको बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि प्राइज तो मुझे मिल रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहे, तो मैं ही सुपर हूँ। और ये ख्यालात भरते ही 4 साल तक मुझे कोई प्राइज नहीं मिला और मुझे, मेरी एक्टिंग को लोग धुतकारने लगे, कहने लगे ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा है। और मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। अच्छा। जबकि जबकि नाटक से मोहब्बत बढ़ती गई। तो फिर मैं एनालाइज करना शुरू किया कि फिर क्या हो गया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि नाटक में निर्देशक से बड़ा कोई नहीं होता। और मैंने निर्देशक का अवहेलना करना शुरू किया था। मैं एक्टर को सुपर मानने लगा था, अपने आप को सुपर मानने लगा था। और यही वजह थी कि मेरी डाउनफॉल हो गई थी। और जब से फिर ये एहसास हुआ, धीरे धीरे मैं उनकी बातों पर गौर करने लगा, उनकी बातों को सुनने लगा, पढ़ने लगा और अच्छे अच्छे लोगों की किताबें पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे उसी दौरान बहुत से लोगों के सानिध्य में आया। जैसे मेरे एक मित्र आशुतोष पाठक हुआ करते हैं, डाल्टनगंज के ही फिल्म मेकर भी हैं, BHU के प्रोडक्ट है। उन्होंने डाल्टनगंज में एक शो किया, वहाँ BHU के उस समय के ड्रामा टीचर स्वर्गीय विश्वनाथ बोस जी को उन्होंने बुलाया। एक 15 दिन का वर्कशॉप हुआ। विश्वनाथ बोस के सानिध्य में मुझे नाटक की बड़ी गहरी समझ शुरू हुई। फिर धीरे धीरे और भी लोग, डॉक्टर रहील ठाकुर सुमन, डॉक्टर अजय मलकानी वगैरह, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका नाटक डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा उनके नाटकों को देखकर। जैसे जमशेदपुर के मोहम्मद निजाम, शिवलाल सागर जी, आपके कुल्टी के उस समय के एक टीम था, उसमें
कुल्टी के एक टीम था जिसमें बहुत सारे लोग थे। उस कुल्टी के नाटक मुझे बहुत प्रभावित करते थे, खास करके सलाउद्दीन ताज के, मरहूम सलाउद्दीन ताज के लिखे हुए नाटकों से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर आपके वशिष्ठ भैया धनबाद के, वशिष्ठ नारायण सिन्हा, उनसे मैंने बहुत कुछ उनके टीम से सीखा। ये 4-5 लोग ऐसे हैं बचपन में जिनके नाटकों को देख देख कर मैं नाटक करना सीखा। अपने जो निर्देशक बताते थे वो तो ठीक है, लेकिन उसके इतर मैंने इन लोगों से भी इनके नाटक देख देख कर, डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई हो भले, लेकिन इनके नाटकों को देख देख कर मैंने बहुत कुछ सीखा। खास करके उल्टी के नाटक मुझे बहुत पसंद आते थे क्योंकि वो हास्य व्यंग होते थे और मेरा वो विधा रहा हास्य व्यंग, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर रांची के सूरज खन्ना जी एक नाटक करते थे, नाटक नहीं, और भी बहुत सारे करते थे। उस दौरान उनका एक नाटक था, नाटक नहीं, वो भी मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं उस नाटक को जहां जहां भी शो हुआ बड़ा गौर से देखा, उनके एक्टिविटीज को कुछ सीखने का प्रयास किया। इस तरह से धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और मैं सीखा। इस दौरान बनारस के मरहूम स्वर्गीय पार्थ चक्रवर्ती से भी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे बहुत प्रभावित किया, उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर बनारस के ही डॉक्टर गौतम चटर्जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। गौतम चटर्जी को डाल्टनगंज बुलवाया, 15 दिन का वर्कशॉप भी उन्होंने कराया, तो बहुत उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह धीरे धीरे एकलव्य के भांति और कहीं कहीं अर्जुन के भांति, ज्यादातर एकलव्य के भांति, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों से मैं उपकार लिया और मुझे बहुत प्रभावित किया लोगों ने, और मैंने धीरे 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 सीखा। और अब खुद भी अपना टीम है मासूम आर्ट ग्रुप, इसके जरिए नाटक करता हूँ। लेकिन अभी भी मैं खुद को निर्देशक नहीं मानता क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उस लायक, मैं बिल्कुल आर्टिस्ट हूँ। और मुझे अपनी जिंदगी में अभी तक एक ही बहुत कमी खलती है मेरी जिंदगी में, और वो मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कब पूरा हो, कि एक अच्छे निर्देशक के निर्देशन में मैं नाटक करूँ। अभी क्या होता है, मैं ही निर्देशक, मैं ही लेखक, मैं ही एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ही लोगों से एक्टिंग करा रहा हूँ। जो मेरे जूनियर है वो मेरे मुंह पर कुछ नहीं बोलते। अब गलत सही मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं कहीं, जो अच्छा लगता है, जो मेरी, मैंने शुरू में आपसे कहा था मेरी कल्पनाएं असीम हैं, मैं जो भी करता हूँ अपने कल्पनाओं के बलबूते करता हूँ, तो मुझे एहसास नहीं होता मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ करते जा रहा हूँ, लोग वाह वाह कर रहे हैं, मैं भी पढ़े जा रहा हूँ। तो लेकिन एक कमी मेरी जिंदगी में यही रह गई, महसूस होती है कि एक अच्छे निर्देशक काश कि मुझे निर्देशित करते और मैं उनके निर्देशन में कुछ एक इक्का दुक्का नाटक कर पाता। ये कमी अभी तक रह गई, पता नहीं कब पूरी हो। आगे आप और कुछ पूछिए तो बताओ। अभी मैंने नोटिस किया ना कि आपने जिनके भी सानिध्य में एकलव्य के रूप में आपने सीखा, उसमें से एक भी महिला का नाम नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे इस विधा में महिलाओं की कमी का कारण क्या है, या ऐसा क्या है कि ऐसा कि महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है कि मैं उन लोगों तक पहुंच नहीं पाया। ऐसा नहीं है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों के समान या पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा मशहूर हैं, ज्यादा मेहनत से काम कर रही हैं। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, मैंने जितना देखा है, पुरुषों के मुकाबले आज भी हमारे समाज में महिलाओं को नाटक करना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कठिन है, बावजूद इसके वो कर रही हैं। ये मेरी किस्मती रही कि मैं उनसे पहुंच नहीं पाया उन तक, या ऐसे लोगों के सानिध्य में नहीं जा पाया जो महिलाएं हैं जिनसे मैं सीख सकूं। ऐसे तो बहुत सारे महिला मित्र हैं, आप भी मेरे बहुत अच्छी मित्र हैं, तो जो नाटक करती हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखूं इस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। जैसे आपके मतलब कि ग्रुप में एक मुनमुन दी है ना? हाँ जी हैं। हाँ, तो वो मुनमुन जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। मुनमुन जी अगर नहीं होती तो शायद मेरा नाटक इतना सशक्त ढंग से मैं नहीं कर पाता। ये मासूम आर्ट ग्रुप हो सकता है अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता। मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं तो बुनियाद हूँ, लेकिन जो पिलर्स होते हैं, एक घर बनाओ तो कम से कम 4 पिलर्स तो लगते हैं। तो मैं बुनियाद अगर हूँ तो मेरे जो कलाकार हैं वो 2 पिलर हैं, लेकिन बाकी के 2 पिलर सिर्फ और सिर्फ मुनमुन जी हैं। क्यों? क्यों? इसका एक कारण है। कारण ये है कि उन्होंने नाटक नहीं छोड़ा। मेरे वजह से लाख बदनामियां सही। मैं किस और इशारा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का दुनिया में ये अक्सर होता है। और हमारा इतना अच्छा ट्यूनिंग है, इतना अच्छा बॉन्डिंग है,
जिसको लोग कुछ गलत स्ट्रक्चर देते हैं, मोड़ देते हैं। शुरू शुरू खराब लगता था, लेकिन अब इंजॉय करता हूँ, करने दो। लेकिन हमारी बॉन्डिंग और हमारी दोस्ती और हमारी जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत है कि वो नाटकों में भी दिखता है। और लोग कहते हैं कि हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। तो हम अब इसको एंजॉय करने लगे थे, पहले तो बहुत बुरा लगता था, अब एंजॉय करने लगे हैं। तो खैर वो एक अलग मसला है। मैं बताऊं कि कैसे वो पिलर है। मुनमुन जी जब से नाटक करना शुरू की आज तक, स्टिल आज तक 22 साल हो गए, कभी मुझे छोड़ा नहीं, नाटकों को छोड़ा नहीं। बहुत परेशानियां झेली उन्होंने, बहुत। और मैं साधुवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनके घर के एक एक फैमिली मेंबर का, जो हमेशा साथ खड़ी रही, कभी नहीं कहा कि तुम नाटक मत करो। नहीं ना, ये डाल्टनगंज जैसे छोटे से शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो नहीं होती तो दूसरी लड़कियां शायद इतनी इजीली नहीं आती। क्योंकि मुनमुन जी हैं तो उनके भरोसे पे, उनके बदौलत बहुत सी लड़कियां जुड़ती गई, शादी हो गई, चली गई, लेकिन जुड़ती रही, आती रही, जुड़ती रही। मुनमुन जी तो एटीट्यूड रही, लेकिन आती रही। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं अगर बुनियाद हूँ तो बाकी जो 4 पिलर्स में से 2 पिलर्स मेरे और बच्चे हैं और लड़के हैं और आर्टिस्ट हैं। तो बाकी के 2 बुनियाद सिर्फ अकेली मुनमुन जी हैं, जिनके जिम्मे वो महिला ब्रिगेड है। और वो बैकबोन है हमारे किसी भी नाटक की। आप जानती हैं, अच्छा नाटक करने जाऊं तो ठीक है, मैं कुछ कह लूं कि एक पुरुष प्रधान नाटक है, इसमें महिला पात्र नहीं है, लेकिन महिलाओं का जो ऑर्नामेंटल एक अप्रोच रहता है स्टेज के अंदर, जो एक महिलाओं के आने के बाद उसकी गरिमा बढ़ जाती है नाटक की, वो मेरे नाटक में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता अगर मुनमुन जी नहीं रहती तो। और इसी कड़ी में मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप इन दिनों देखेंगे जो नॉन प्रोफेशनल टीम्स है या नाटक के जो भी टीम्स है, वो 4 साल 5 साल बाद आप देखेंगे कि डायरेक्टर एडिटिव रहता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन कलाकारों की उम्र घटती जाती है। मतलब जो उसके साथ शुरू किया था हुआ कलाकार है वो घटते जाता है। वो काम के दबाव में, अपना कहीं सर्विस के चलते, अपने कोई व्यवसाय के चलते वो नाटक छोड़ देता है, या फिर ईगो क्लैश करता है, जिस वजह से वो टीम टूट करके दूसरी टीम बन जाती है। और उस टीम में क्या होता है, फिर बच्चे आ जाते हैं। तो नाटक में हर उम्र की कलाकार की जरूरत है। आज की तारीख में जब हम नेचुरल एक्टिंग की बात कर रहे हैं, नेचुरल अप्रोच की बात कर रहे हैं, सिनेमैटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो एक 18 साल 28 साल के आदमी को आप 80 साल का बूढ़ा बना दो मेकअप करके, वो लोग पचा नहीं पा रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए। तो हाँ, तो लोगों को हर तरह के आर्टिस्ट चाहिए, तो दूसरे टीमों में कमी हो जा रही है, वो बच्चों को बुजुर्ग बनाना पड़ रहा है। लेकिन मेरी टीम में खासियत ये है कि मेरे साथ जिन लोगों ने शुरू करा था वो लाख मुश्किल आया, जैसे कामरूप सिन्हा है, अमर कुमार भांजा है, उज्जवल सिन्हा है, ऐसे कई लोग हैं। जो संजीव सिंह का मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूंगा, जो शुरू से लेके आज तक जुड़ा हुआ रहा। संजीव सिंह तबीयत खराब रहने की वजह से नाटकों से दूरी बना ली, लेकिन दिल से अभी भी जुड़ा हुआ है, हर एक्टिविटी से वो जुड़ा हुआ है। इस तरह के कुछ लोग हैं जो मासूम आर्ट ग्रुप के पिलर बन के खड़े हैं मेरे साथ। मैं अकेला या मुनमुन जी अकेला या 2-4 लोगों को लेकर मैं कुछ नहीं कर पाता। ये लोग हैं, तभी मासूम आर्ट ग्रुप की आज यहाँ तक पहुंची है। और शायद इन्हीं लोगों के वजह से आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये अकेला मेरा इंटरव्यू नहीं है मोनिका जी, ये पूरे उन कलाकारों का इंटरव्यू ले रही हैं आप जो मेरे साथ खड़े हैं। मैं दिख जाता हूँ, दूसरे लोग दिखते नहीं है, लेकिन वो ना होते तो मैं ना होता, ना आप मुझसे आज बात कर रही होती। Exactly. जैसे क्या होता है ना, हमेशा तो हम अपना शरीर का प्रदर्शन नहीं करते, अपना मसल्स नहीं दिखाते, मसल्स ढके हुए रहते हैं। तो वो मेरे मसल्स हैं जो मेरे गंजी में, मेरे कपड़ों के अंदर से वो रहते हैं, वो कपड़े दिखते हैं, मैं दिखता हूँ, वो नहीं दिखते। वो मेरे मसल्स हैं, वो नहीं, ताकत है, वो नहीं होती तो मैं नहीं होता। और नए नए लड़के भी मेरे ग्रुप में बहुत जुड़े। हालांकि मुझे झेल पाना, मुझे पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। खड़ूस टाइप का आदमी हूँ, डायरेक्शन की बात करूँ तो बेवजह चिल्ला देता हूँ, बेवजह गुस्सा करता हूँ, सामान फेंक देता हूँ। आज के जमाने में जब बेटा बाप का नहीं मान रहा, भाई भाई का नहीं मान रहा, मुंह पर बोली लगा दे रहा है, एक थप्पड़ मारो तो दूसरा थप्पड़ तन जा रहा है, उस समय अगर मुझे ये बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सही बात है। अच्छा, बाकी ग्रुप्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं ना, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, नए नए लोग आते जाते हैं। मासूम ग्रुप या जो ये रंगमंच है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं? आपका वो क्या तरीका है जिससे लोग जुड़े रहे हैं अभी तक?
एक बात बताऊं मोनिका जी, हाँ हाँ आप जब किसी से कुछ उम्मीद करते हो ना हाँ पाने की, हाँ जैसे हम नाटक करते हैं हाँ दो कारण से, हाँ मैक्सिमम लोगों से आप पूछो तो वो नाटक करते हैं, बोलेंगे समाज सुधारने के लिए, समाज को मैसेज देने के लिए। हाँ मुझसे आप पूछो, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, मुझे समाज से कोई सरोकार नहीं है, मैं समाज के लिए नाटक नहीं करता, मैं अपने लिए नाटक करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है मैं नाटक करता हूँ। हाँ, अगर उससे समाज को कोई फायदा हो रहा है, समाज को एक दिशा मिल रहा है तो ठीक है। मैं समाज का एक अंग हूँ, मैं ऐसे नाटक कदापि नहीं कर सकता जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं समाज सुधारने के लिए नाटक कर रहा हूँ तो ये गलत होगा, ये झूठ होगा। मैं अपने लिए नाटक करता हूँ। नाटक से मुझे चाहत है कि मुझे नाम मिले, मुझे शोहरत मिले, मुझे दौलत मिले, लोग मुझे जाने, ये मेरा चाहत है, इसलिए मैं नाटक करता हूँ। और चूंकि ये चाहता हूँ इसलिए मुझे त्याग स्वीकार करना होगा। मैं अगर किसी ग्रुप का लीडर हूँ तो एक लीडर का सबसे पहला कर्तव्य बनता है त्याग स्वीकार करना। और मुझे खुशी है कि मेरी माँ ने मुझे वो संस्कार दिया, वो ताकत दी कि मैं त्याग स्वीकार करता हूँ। और यही वजह है कि मासूम आर्ट ग्रुप टिका हुआ है। एज ए लीडर मैंने कभी खुद को आगे बढ़कर नहीं पेश किया, मैं हमेशा टीम को पेश किया, टीम के बच्चों को पेश किया। मैं कभी भी खुद को आगे बढ़ाकर प्रेजेंट नहीं किया, मैं ही सब हूँ। और मैं आपको एक रहस्य बता दूं कि जिस दिन आप ये करोगे आप खुद सामने आओगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर लगाकर खुद को पुश करके आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप त्याग स्वीकार करोगे, रंगमंच आपको उससे दुगना तिगुना लौटा देगा। आप अगर 100 रुपए त्याग करोगे रंगमंच के लिए, रंगमंच आपको 500 रुपया लौटा देगा। रुपया को आप फीसदी परसेंट भी समझ लो, रुपया कहा परसेंट भी समझ लो। आपको देना होगा, पहले रंगमंच को देना होगा, और रंगमंच आपसे सिर्फ और सिर्फ समय मांगता है, ईमानदारी से दिया हुआ समय। आप जितना समय ईमानदारी से रंगमंच को दोगे वो उससे 4 गुना 5 गुना आपकी जिंदगी में लौटा देगा। हाँ, थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा टेस्ट करता है, आपको परीक्षा लेती है, उसके बाद वो लौटाना शुरू करता है और किस्तों में लौटाता है। आपके अंदर अगर वो सब्र करने की क्षमता है, अगर आप सब्र कर सको, इंतजार कर सको, तो ये धीरे धीरे लौटाता है। आपने कभी मोहब्बत की है कि नहीं मोनिका जी? मैंने, हाँ। बेशक ना, तो फिर आपको तो पता होगा इंतजार का कितना मजा आता है। तो उसी तरह रंगमंच भी इंतजार कराता है, उसके बाद धीरे धीरे पे करता है। आपने जो दिया उसका 4 गुना 5 गुना आपको लौटाता है। अब मुझे लौटा रहा है, मैं जो कुछ भी हूँ रंगमंच की वजह से। एक प्रश्न है सैफू के, रंगमंच में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते, या बहुत रॉ वे में कहते हैं रंगमंच में पैसा नहीं है ना? तो इसके ऊपर आपका मतलब क्या थिंकिंग है, आपका क्या दृष्टिकोण है इस चीज पर? यही है, रंगमंच में पैसा नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये झूठ बात है। रंगमंच में पैसा है, दिखता नहीं है, बनाना पड़ता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी मोनिका जी कि मेरे डाल्टनगंज, पलामू जिले के डाल्टनगंज जैसे शहर में, जहाँ की नाटक की न्यूनतम सुविधाएं मौजूद नहीं है, उस जगह पर रहकर मेरे 10 से 12 कलाकार नियमित रूप से मासिक 10,000, 12,000, 15,000 रुपया सिर्फ नाटक से कमाते हैं। ये और अधिक हो सकता था अगर मुझे दूसरे कलाकारों का साथ मिलता तो। आप पूछिए कहाँ से, क्या शो करता हूँ? नहीं, शो में पैसे नहीं है। ये मुंबई कलकत्ता नहीं है कि शो करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सरकारी नुक्कड़ नाटक आते हैं, सरकार हर विभाग में लगभग अपने प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, अच्छा खासा फंड देता है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, ये राशि 80% से अधिक सिर्फ और सिर्फ नाटक के कुछ मठाधीश और भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के बीच बंदरबात होती है। ये राशि अगर 50% भी कलाकारों के हाथों पहुंचे तो कलाकार प्रोफेशनल कलाकार बनेंगे, कलाकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कलाकार नाटक के कलाकार नाटक करके जब पैसा कमाएंगे तो उनके अभिभावकों की, समाज की दृष्टि भी नाटकों के प्रति बदलेगा। लेकिन हम अभिशप्त हैं शायद, ये पैसा हम तक पहुंचता नहीं। मुझे भी बहुत कम मिलता है काम, बहुत से लोग चले जाते हैं। मैं तो
आपको 50% दूंगा। 50% दे देते हैं, बाकी सोचो आप क्या नाटक करते होंगे, क्या कलाकारों को देते होंगे। मैं अपने एक नाटक के कलाकार को 1 शो का 500 रुपया देता हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ। आप पता करके देखो तो कोई झारखंड में देता है क्या? ऐसे ऐसे डायरेक्टर हैं जो 100 रुपए देते हैं और दिन भर खटाते हैं, 500 रुपए दे करके दिन का 8-10 शो करवाते हैं। और मैं अगर 8-10 शो करा लूं तो आप इंटू 500 कर लो, तो सब 8 शो अगर करा तो 4,000 रुपए उसे मिले, 4,000 और यहाँ 500 रुपए देकर आर्टिस्टों का शोषण करते हैं और दिन भर कराते। मैं स्पष्ट शब्द में कहता हूँ। और ऐसे निर्देशकों से, ऐसे मठाधीशों से खतरा है नाटकों को, और इन्हीं लोग बदनाम करते हैं कि नाटक में पैसे नहीं है। नाटक में खूब पैसे हैं अगर आप तरीके से कराओ और त्याग स्वीकार करो तो। मुझे भी इतना बांटने के बाद भी मुझे पैसे मिल जाते, मैं क्या भूखा सोता हूँ? मुझे पेट नहीं, मेरा पेट नहीं है, मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ, कहाँ से आते हैं? ये जो टीम लेकर के मैं शिमला गया, अब किसी आर्टिस्ट से एक पैसा नहीं लिया मैं। और दूसरा टीम से पूछ लो, पर आर्टिस्ट कम से कम 5,000, 7,000, 10,000 रुपए लिए होंगे। मेरे नाटक में जो भी मेरे नाटक ग्रुप में आर्टिस्ट काम करते हैं, उसको नाटक करने में एक नया पैसा खर्च नहीं होता है। अगर मुझे ड्रेस खरीदना है, मासूम आर्ट ग्रुप ड्रेस के पैसे देते हैं। अगर मुझे यहाँ से शिमला जाना है, मासूम आर्ट ग्रुप पैसा देता है। वो पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं नुक्कड़ नाटकों में से बचाता हूँ। मेरे बच्चे बचा कर ला कर देते हैं मुझे, मैं कोई लुका छिपी नहीं करता। जो पैसे आते हैं बता देता हूँ, देखो भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतना पैसा है, इतना तुम लोग बांट लो, जो पैसा बचा ग्रुप में दे दो। उसी में से मैं कुछ रखता हूँ, कुछ ग्रुप का रहता है, मैं ओपन कर रहा हूँ। और उसी पैसे में से फिर ये जो काम होते हैं बड़े स्टेज में, आज के तारीख में मेरा एक नाटक करने में कहीं जाऊं तो 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ नाटक का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, और पूरा का पूरा संस्था बेयर करती है। इतना सक्षम हम आज हैं। मैं अगल बगल कहीं जाता हूँ तो ट्रक में लोड करके मैं अपना डेहरी जाऊँ, रांची जाऊँ, पटना जाऊँ, ट्रक में लोड करके मैं अपना सेट ले जाता हूँ। कहाँ से करता हूँ? मैं तो चोरी नहीं करता, मैं डकैती नहीं करता, मैं बहुत बड़े खानदान का बच्चा नहीं हूँ। ये नाटक पैसा देती है और उसी पैसे को फिर नाटक में लगाता हूँ। तो आप अगर शोहरत चाहते हो तो शुरुआती दौर में आपको दौलत का त्याग करना पड़ेगा। करोगे तो फिर अपने आप दौलत भी आएगा शोहरत के साथ साथ। लेकिन आप करो तो शुरू में हिम्मत हार जाते हो, जो मिला है बटोर लो यार, बाद कौन देता है, यही पर गलती हो जाती है। सही बात है। मैं एक बार फोन काट के इसको सेव करके दोबारा कॉल करूं? बेशक। हाँ, मैं को एक्चुअली मेरे को सेव करना है, ठीक है। जब आप ये नाटक कर रहे थे या आपने जब अपने घर में बताया कि मुझे नाटक करना है या उनको समझ में आया, तो आपके मम्मी पापा, आपके बहन भाई, उन सबका क्या रिएक्शन था? हम लोग एक भाई एक बहन हैं। उनका नाम? दीदी का नाम शिखा रॉय। चाईबासा में उनकी शादी हुई है। तो दीदी का रिएक्शन जानने का तो उतना मौका नहीं मिला। माँ बहुत खुश हुई और पिताजी की भ्रुकुटी तन गई कि इस गधे से पार पाना मुश्किल है। डाल्टनगंज मेरे लिए खतरा से खाली नहीं है। डाल्टनगंज आया तो सबसे पहले खेती बाड़ी छोड़ के क्रिकेट में भिड़ गया। क्रिकेट छूटा तो पता नहीं नाटक में भिड़ गया। तो बहुत विरोध हुआ पिताजी से, लेकिन मैं कुछ झूठ बोलकर, कुछ सच बोलकर, कुछ कॉलेज वालों से जा रहा हूँ, कॉलेज के लोग ले जा रहे हैं, जाना ही होगा, ऐसा बोल के शुरू करता रहा। फिर धीरे धीरे उनको पता चला, अखबारों में छपी तो उनका भी नाम छपा। तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि हाँ चलो जैसा हो। लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा ये कभी नहीं सोचा था उन्होंने भी नहीं, मैंने भी नहीं। लेकिन प्रोफेशन भी बना और मैं झारखंड में रहकर, लालचनगंज में रहकर प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ये कहने में मुझे बहुत फक्र होता है कि हाँ मैं प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं थिएटर करने के पैसे लेता हूँ, मुफ्त में नहीं करता। मतलब मासूम माँ तो आज भी कॉम्पिटिशन्स में कहीं जाता हूँ या शो करता हूँ तो बगैर माँ से पूछे कि मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, बिना उनका आशीर्वाद लिए नहीं चढ़ता। और माँ भी पूरा एकदम, जब तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता और उन्हें कितनी भी रात हो जाओ, बताओ नहीं कि ये प्राइज मिला, तो वो सोती नहीं है, जगी रहती है।
अरे वाह। तो अगर कहीं प्राइज प्राइज नहीं मिला तो मुझसे ज्यादा हताश वो हो जाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि जरूर कोई कमी रह गया होगा यार, दूर करो। तो मैं हम्म। कहीं कहीं जो आम लोग कहते हैं, तो मैं कहा नहीं नहीं, जज बदमाश था, मुझे नहीं दिया। तो तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कहीं मिला तुम्हें, यहाँ नहीं मिला तो जरूर कुछ गड़बड़ी हुई होगी। तो इस तरह से चलते रहता है। आज भी मैं शिमला से लौटा हूँ, हम्म। 3 प्राइज मिले मुझे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर। तो तीनों प्राइज लाके सबसे पहले माँ को दिखाया। अभी तक वो अपने बेड पे रखी हुई है और उसे अपने कपड़े से पोंछ कर फिर रखी है, अभी भी बेड पे रखी हुई है और देख रही है। वाह। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का कलाकार भी तो जागता होगा ना, क्योंकि ये कीड़ा जब काटता है तो बेशक, बिल्कुल निकलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा, मासूम आर्ट ग्रुप आपने कब फॉर्म करा, कैसे फॉर्म हुआ? नहीं, जैसे कि मैंने बताया था, 1989 से मेलोडी नाट्य संस्था के साथ मेरी शुरुआत हुई। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे ये एहसास हुआ कि प्रोफेशनल रंगकर्म किए बिना आप किसी भी, या सिर्फ रंगमंच ही नहीं, आपके अंदर की, आप मान लो एक पेंटर हो, आप हम्म। चित्रकारी करते हैं, हम्म। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे तो वो सिर्फ आपका शौक रह जाएगा। और जब हम्म। तक वो आपका शौक है, पूर्ण विकसित नहीं होगा, हम्म। उसे पूरा आसमान नहीं मिलेगा उड़ने को। हम्म। उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना होगा। तो जब मैंने ये एहसास करना शुरू किया कि मुझे इसे ही प्रोफेशन बनाना है और साथ में आपको अपने टीम को भी प्रोफेशनल बनाना है, हम्म। तो मुझे लगा कि एक ऐसी ग्रुप चाहिए जो मेरी बात रहे। हम्म। आप ध्यान देंगे, मैं बहुत बुरा शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मुझे डायरेक्टर नहीं बनना था, मुझे डिक्टेटर बनना था। हम्म। सुन रही है ना आप? हम्म। मुझे डिक्टेटर बनना था, मुझे हिटलर शाही चलानी थी। हम्म। तो मुझे एक ऐसा टीम चाहिए था जो मेरे ऊपर भरोसा करे। हिटलर शाही में कैसे चला था? क्या हिटलर के जैसे काट देता, मार देता? हम्म। नहीं, हिटलर शाही मेरी दिल में, उनके दिल में चलानी थी। हम्म। उनके अंदर ये विश्वास पैदा करना था कि ये आदमी मेरे लिए गलत नहीं करेगा। ऐसे लोगों का एक टीम चाहिए था जिसे मैं गलत कहूं तो भी और सही कहूं तो भी वो माने। इस विश्वास के साथ माने कि ये आदमी गलत कह भी रहा है तो मेरा गलत कहने के लिए नहीं कर रहा है, मुझे गलत करने के लिए नहीं कह रहा है। वो गलत कह रहा होगा, हो गया होगा उससे गलती, मेरा हानि करने के लिए ये बंदा कभी गलत नहीं बोलेगा। अपना फायदा लेने के लिए आदमी मुझे आगे नहीं खेलेगा। ये विश्वास जिसके दिल में पैदा कर सकूं, वैसे कलाकारों की एक टीम चाहिए थी। इसीलिए मुझे अलग से एक टीम बनानी पड़ी और 2013-14 में मासूम आर्ट ग्रुप के नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। और फिर प्रोफेशनल थिएटर की एक सशक्त कदम बढ़ा और फिर यात्रा शुरू हुई प्रोफेशनल थिएटर की। ये मासूम नाम रखने के पीछे कोई कहानी है या बस अच्छा लगा रख दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस नाम देने थे रजिस्ट्रेशन के समय। तो वो मेलोडी नाट्य संस्था के नाम से कराना था, बट वो मेलोडी नाट्य संस्था के नाम, मेलोडी नाम से कुछ और रजिस्ट्रेशन थे, तो लोगों ने कहा कुछ और नाम बताओ। तो हड़बड़ी में क्या करूं, तो मुनमुन जी से फोन किया, कामरूप जी है उनसे फोन किया, तो 3-4 नाम सामने आए, कुसुम इंटरटेनमेंट, मासूम आर्ट ग्रुप, कुछ ऐसे ऐसे। तो फिर मासूम आर्ट ग्रुप फाइनली पक्का हो गया। अच्छा, ये आपके, ये सफर आपका नाटक वाला हुआ है ना, लेकिन हाँ। आपकी +2 की पढ़ाई, 10th की पढ़ाई, ग्रेजुएशन में कैसा क्या किया आपने वहाँ? नाटक मतलब कॉलेज वगैरह में नाटक में आप करते थे कि नहीं? वो थोड़ा आपके कॉलेज तरफ का देखिए बताइए। देखिए मोनिका जी, जब तक पिताजी की बात मानता रहा हम्म। तब तक मैं पढ़ाई करता रहा। मुझे पूरे बिहार में 4th में वो क्या बोलते हैं ना, स्टाइपेंड मिला। पूरे बिहार में 5 लोगों को मिला था, मुझे मिला। 6th में मुझे स्टाइपेंड मिला। 8th में मुझे स्टाइपेंड मिला। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। और 9th में डाल्टनगंज जाते जाते मेरे पैर निकल गए। मैं खुद मन की करने लगा, तो पढ़ाई खत्म हो गई। जिस दिन से पिताजी की बात मैंने नहीं मानना शुरू किया, उस दिन से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। और फिर मेरी अपनी जिंदगी चली। और उसके बाद पढ़ाई सिर्फ इसलिए पढ़ी कि कुछ परीक्षा होता तो कुछ लिखना था, कॉपी को भरना था, इसलिए सिर्फ पढ़ाई पढ़ी मैंने। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, बिल्कुल बेमन से किया, कोई मतलब नहीं था मुझे फिर पढ़ाई से। 10th के बाद सच पूछो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ परीक्षा के पहले उतना ही पढ़ा जितना कि फेल ना करूं और कॉपी भर जाए सवालों के, बस ये कहानी। कौन से कॉलेज में आप पढ़े हो?
GLA कॉलेज, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज, डाल्टनगंज। डाल्टनगंज। हाँ। तो कॉलेज रांची वगैरह में यूनिवर्सिटी के अंदर। नुक्कड़, जी जी। नहीं नहीं, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं कॉलेज का एटमोसफेयर। अच्छा, तो बहुत सिंपल सी लाइफ थी ना फिर। हाँ हाँ, हम्म। बस कहा तो बस कॉलेज जाओ, अटेंडेंस बनाओ, पीछे से धीरे से दरवाजा से घसक जाओ, क्या लेक्चर हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आ करके क्रिकेट खेलो या फिर किताब पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, बस यही। दोस्त यारी के साथ मैं बहुत कम समय बिताया, मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं भी नहीं। हाँ, एक दोस्तों का ग्रुप होता है ना, धमाल मचाना, यहाँ पार्टी पिकनिक, ये मेरा जिंदगी में कभी रहा ही नहीं, कभी नहीं। शुरू में तो कोई सवाल ही नहीं थे, समय नहीं था, परिवेश नहीं था। बाद में डाल्टनगंज में वो परिवेश बना भी, कुछ अच्छे मित्रता हुई भी, लेकिन वो जो पार्टी, अच्छे मित्र आज भी है, बट वो जो ग्रुप वाली बात होती है ना, मित्रों की ग्रुप धमाल मचाना, वो मेरी जिंदगी में नहीं हुई, अभी भी नहीं। अभी भी मैं अकेला भी होता हूँ तो 7:30 में क्लब खोल के क्लब ही में बैठता हूँ। कहीं बाहर मुझे लोग कहते हैं कि आश्चर्य है यार, तुमको कभी किसी पार्टी में नहीं देखते हैं, कभी किसी चाय दुकान पे नहीं देखते, कभी किसी मोड़ पे नहीं देखते, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी ही है। वो दोस्तों वाली चीज नहीं बनी, वो पार्टी वाली उधम वाली चीज नहीं बनी। मेरे दोस्तों का ग्रुप साल भर में एक ही समय दिखता था, सरस्वती पूजा के समय। हाँ, वो भी लोगों के घर में कुछ चोरी वोरी करने में, फूल हो फल हो, यही सब चोरी वोरी करने में मेरा काम आता था, मेरा दिमाग दोस्तों को, बस। आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म्स, आप जर्नलिज्म भी है उसमें भी आप इन्वॉल्व हो, तो इसकी जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, कैसे आप आए एक के बाद एक? 1989 मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। तो नाटक से जुड़ना, फिर 89 के फरवरी में, 28 फरवरी 89 में मेरा जनेऊ हुआ। तो जनेऊ जब हुआ तो मेरी छोटी वाली मामी एक हॉट शॉट की कैमरा गिफ्ट की, 120 mm वाली, तो छोटी रहती थी पॉकेट कैमरा। तो उससे सफर शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो मैं कुछ अच्छा सामान आ जाए तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे पैसे जमा किए, ट्यूशन पढ़ाए, ट्यूशन के पैसे से कैमरे खरीदे, फिर वो एक अलग कहानी है। धीरे धीरे DSLR तक, फिर मिररलेस तक वो पहुंचा। इस सफर में मुझे जो सबसे शुरुआती दिनों में जो रांची एक्सप्रेस से जुड़ा 1 साल तक, उसके बाद 89 के लास्ट दशक में दिसंबर या कहो कि 1990 से मैंने प्रभात खबर से जुड़ा और आज तक प्रभात खबर से हूँ। और इस दौरान मुझे फोटोग्राफी के टेक्निक सिखाने में, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होती थी, तो रांची एक्सप्रेस में उस समय के छायाकार हुआ करते थे बहुत मशहूर, राजेश कुमार। तो राजेश भैया मेरे पहले गुरु हैं फोटोग्राफी के। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा शुरुआती दिनों में। उनके स्टूडियो में घंटों बैठते थे हम लोग, डिस्कशन होती थी। और मार्गदर्शन की बात कहो प्रेस की दुनिया में, तो वो गोकुल बसंत जी पहले गुरु हैं जिनसे मार्गदर्शन मिला। प्रभात खबर के तत्कालीन ब्यूरो चीफ, झारखंड के जाने माने पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रकार गोकुल बसंत जी से पत्रकारिता की शुरू हुई और उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो वहीं से शुरू हुई। फिर SS रूबी थे, सुरेंद्र सिंह रूबी, स्वर्गीय, रांची एक्सप्रेस के तत्कालीन ब्यूरो चीफ। उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत मजेदार व्यक्तित्व था उनका, मजे ही मजे में बहुत कठिन गहरी चीजों को बता देते थे वो। उनका एक अलग स्टाइल था, गोकुल बसंत जी का एक अलग तेवर था, वो हर बात को गुस्से में थोड़ा सा, ये रूबी जी का अलग तेवर था, मजे में बोलते थे। और इसी बीच देवव्रत जी, फयाज अहमद सर, ऐसे लोगों के सानिध्य में शुरुआती दिन मेरे बीते। तो बड़ा अच्छा संस्कारपूर्ण एक पत्रकारिता वाला माहौल में मैंने शुरू किया। और फिर धीरे धीरे जब DSLR के दुनिया आया, उस समय प्रभात खबर के रांची के स्थानीय वरीय संपादक हरिवंश जी थे, जो बाद में हिंदुस्तान में शिफ्ट हो गए थे। तो मैंने गलती कर दिया, हरिनारायण सिंह सर। तो हरिनारायण सर मुझे यहाँ का काम देखते रांची ले गए। रांची में मैं 6-7 महीना काम किया। तो फिर उस समय प्रधान संपादक जो थे हरिवंश जी थे। तो हरिवंश जी से मैंने कहा कि सर, नाटक मेरा छूट जा रहा है, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ डाल्टनगंज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम डाल्टनगंज से ही करो, यहाँ रह के तो नाटक तुमसे होगा नहीं, क्योंकि रांची में बहुत दबाव रहता है। तो फिर मैं डाल्टनगंज वापस चला आया। तो रांची में रहने के दौरान मुझे महादेव सेन और मानिक बोस,
ये दो शख्स से, खास करके महादेव सेन से मुझे क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। महादेव सेन अगर रांची में नहीं होते तो मैं 6 महीना 7 महीना नहीं टिकता रांची में। हम्म। मेरी आंखें नम हो जाती है उनके बारे में सोचता हूँ। तो मेरे पास उस समय एक अच्छा बैग नहीं था, कपड़े का एक झोला में मैं कैमरा लेके चलता था। तो हम्म। उन्होंने कहा कि क्या बैग नहीं है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं महादेव दा, पैसे नहीं बन रहे, उसमें काफी महंगे होते थे। तो उनके पास एक गिनी कंपनी का बैग होता था। गिनी कंपनी का कैमरे का बैग सबसे महंगा बैग होता है। उन्होंने अपना कैमरा बाहर किया और वो बैग मुझे दे दिया, कहा कि इसको लेके कल से घूमना। अरे। उन्होंने अपने घर में रखे मुझे बहुत दिनों तक, उनका मेस चलता था, खाना खिलाया उन्होंने, मैं उनको भूल नहीं सकता। मेरे तस्वीरों को उन्होंने पीटीआई के जरिए देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपवाया। और उस समय रियाज था कि जैसे कि मोनिका फोटोग्राफर है पीटीआई का, तो मोनिका ने साइकिल से फोटो लिया तो अगले दिन अखबार में छपेगी तस्वीर, फोटो बाई मोनिका। बट महादेव सेन ऐसे शख्स थे जिन्होंने हर फोटो में मुझसे अगर लिया तो मुझे ही क्रेडिट दिया और पैसे भी दिए। अच्छा। और मुझे बाद में पता चला कि वो मुझे ज्यादा पैसा देते थे। अगर एक फोटो का उनको 100 रुपया मिलता था तो मुझे कभी 200, कभी 250, कभी 500 रुपए तक मेरे हाथ में पकड़ा देते थे, ये लो पैसा आया। मुझे उस समय पता नहीं लगता था, मुझे लगता था कि सही में आए होंगे। और महादेव सेन के बारे में मुझे रांची में कहा गया था, प्रेस के लोगों ने कहा था कि आप इस आदमी से दूर रहना, ये तुमको बेच के खा जाएगा। यही शब्द थे उनके। मेरे प्रेस के कुछ मित्रों ने मुझे कहा था महादेव सेन के बारे में कि इस आदमी से दूर रहना, तुमको बेच के खा जाएगा, वो फोटो माफिया है। अरे बाबा। तो ठीक है, हो सकता है उनके लिए हो, लेकिन मेरे लिए तो भगवान समान थे। वो ना होते तो रांची में मैं सरवाइव नहीं कर पाता। और एक शख्स मानिक बोस, उन्होंने भी बहुत मदद करी मेरी और चला ये कारवा। फिर नाटक के कारणों से मैं डाल्टनगंज आ गया। फिर धीरे धीरे अपनी ही पढ़ाई लिखाई इधर उधर पढ़ के, बाद में जो कोरोना का पीरियड आया तो घर में बैठना पड़ा। तो ऑनलाइन सर्च करते करते मैं टकरा गया धनबाद कैमरा क्लब से। धनबाद कैमरा क्लब के प्रतिष्ठाता हैं इंजीनियर रिटायर आपके मुकेश श्रीवास्तव सर। तो मुकेश श्रीवास्तव सर से जब मेरा परिचय हुआ, मैं धनबाद कैमरा क्लब के सदस्य बना, बाद में धनबाद कैमरा क्लब के सेक्रेटरी भी बना। और मुकेश सर के सानिध्य में रहकर मेरे सामने फोटोग्राफी की एक अलग दुनिया खुल गई। मुझे लगा यार मैं फोटोग्राफर था भी पहले। लोग कहते थे कि बड़ा अच्छा फोटो खींचते हो सैकती, तो झूठ बोलते थे, मैं तो कुछ जानता ही नहीं फोटोग्राफी का। ये एहसास हुआ मुझे उनसे मिलने के बाद। और तब मैंने बकायदे फोटो तैयार करना शुरू किया। आप नोट करेंगी मोनिका जी, पहले मैं फोटो खींचता था और मुकेश जी के सानिध्य में आने के बाद मैंने फोटो तैयार करना शुरू किया। तो फोटो खींचना और तैयार करने में क्या फर्क है? मतलब जी, फोटो आप भी खींच सकती हैं, लेकिन एक फोटो को एक फोटोग्राफर ही तैयार कर सकता है। जो आपके बच्चे हैं ना 2 साल 3 साल 4 साल के, उन्हें भी मोबाइल पकड़ा दो तो वो फोटो खींच सकते हैं, बट फोटो बना नहीं सकते हैं। फोटो को एक फोटोग्राफर ही बना सकता है। उसकी फ्रेमिंग, उसकी लाइटिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसकी एडिटिंग, देन एक फोटो सामने आती है। सिर्फ फोटो खींच देने भर से एक फोटो नहीं बनती, फोटो को तैयार करना पड़ता है। जैसे सिर्फ रिहर्सल कर डायलॉग याद करने से कोई अभिनेता नहीं बन जाता, उसे उस हाड़मार्क के पुतले में जान फूकना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें दिल लगाना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अभिनेता बनता है। ठीक उसी तरह से सिर्फ फोटो खींच देने से फोटो तैयार नहीं हो जाता। और ये फोटोग्राफी मुझे डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मदद किया। आप यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं रिहर्सल करता हूँ तो मैं आंख बंद करके रिहर्सल करता हूँ। ये मैं पहली बार आपको ये राज की बात बता रहा हूँ मोनिका जी। मुझे इतने प्यार से, इतने समय देकर किसी ने आज तक पूछा ही नहीं जितना आप पूछ रही हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। सॉरी। देखिए ये सच था, इसलिए खांसी आ गई। पानी पीना है, पी लो आप। नहीं ठीक है, चलेगा। तो मैं कह रहा था कि हाँ, फोटोग्राफी मुझे कैसे मदद करती है डायरेक्शन में। मुझे एक एक फ्रेम दिखता है। मेरा जो नाटक होता है वो फ्रेम का कोलाज होता है, और एक एक फ्रेम मुझे फोटोग्राफी की तरह दिखता है। फोटोग्राफी में जैसे सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, लाइट डिजाइन करना पड़ता है, वैसे मैं नाटकों का भी डिजाइन करता हूँ एक एक फ्रेम का। और मैं रिहर्सल आंख बंद करके करता हूँ। लास्ट में जब 2-3 दिन बच जाते हैं तब मैं आंख खोल के रिहर्सल करता हूँ, वरना मेरा सारा स्टेपिंग सारा नापा हुआ है। मुझे आप रिहर्सल रूम में छोड़ दो और मेरे आंख में पट्टी बांध दो, देखो मैं पूरा नाटक कर जाऊंगा आंख पट्टी बांधे हुए, और एक भी स्टेप मिस नहीं करूंगा। सिर्फ 2-3 दिन लास्ट जब बचते हैं तब मैं आंख खोल के करता हूँ। तो उस बंद आंखों से मैं देखता हूँ अपने नाटकों को, मैं कहाँ हूँ, मेरे को आर्टिस्ट कहाँ है, उस पर लाइट कैसे आ रही है, वो लाइट पड़ रहा है तो कैसा दिख रहा होगा वो दर्शक को, वो दर्शक को जो दिखना चाहिए वो मैं पहले देख लेता हूँ। और इसमें फोटोग्राफी मुझे मदद करती है। और फिल्म में कैसे तो फोटोग्राफी ना होता, हाँ फोटोग्राफी ना होता तो मैं शायद नाटकों को इतने अच्छे से डिजाइन नहीं कर पाता। मुझे मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं फोटोग्राफर हूँ ही। आप फिल्म के बारे में पूछ रही थी ना मोनिका जी। तो मैंने जैसा कि कहा, मेरा पैदाइशी बड़ी लेट हुई, तो शायद मेरी जिंदगी का हर काम बड़ा लेट शुरू होता गया। तो खैर, तो फिल्म की शुरुआत भी बड़ी लेट हुई। लोगों को कहना था कि मैं पहले जा सकता था मुंबई, क्यों नहीं गया। तो क्यों नहीं गया, इसके कई है पहलू। मैं अपने मोहब्बत के कारण नहीं जा पाया। जिससे मैं मोहब्बत करता था वो डाल्टनगंज शहर के नजदीक रहती थी। डाल्टनगंज शहर में रहकर मैं उससे ताल्लुकात बनाए रखता था। उस जमाने में तो मोबाइल था नहीं, तो कभी उससे मिलने का मन हुआ तो बाइक उठाया तो पहुंच गया। तो मेरे नाटक करने की जिद से ही वो छीनी गई मुझसे और उसकी शादी नहीं हो पाई मुझसे। तो लेकिन वो जगह तो आज भी है जहाँ वो रहती थी, तो आज भी जब मन होता है तो मैं बाइक उठाकर चल जाता हूँ वहाँ। और दूसरी वजह कि मुंबई चला जाऊं तो इतना उसके नजदीक नहीं रह पाऊंगा शायद, तो इस वजह से भी मैं मुंबई नहीं गया। और दूसरी एक अहम पहलू कि मेरी माँ का हेल्थ ये परमिशन नहीं देता कि मैं बहुत लंबे समय तक उन्हें छोड़ छोड़ कर रहूं। और भी कुछ कुछ बातें, तो खैर मुंबई जाना नहीं हुआ। लेकिन फिल्मों की शुरुआत ऐसे हुई कि शुरुआत में एक मितवा परदेसी नाम की फिल्म बनी थी। तो उस फिल्म से शुरुआत हुई मेरी। अवधेश किशोर जी, अवध किशोर जी रांची के रहने वाले थे, उन्होंने ही बनाया था इस फिल्म को और मुझे मौका दिया। बड़ा अच्छा मेन नेगेटिव लीड था मेरा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर कई कारणों से फिल्म चली नहीं, उनकी आपसी विवाद के कारण उतर गई हॉल से। और फिर एक बहुत लंबा गैप। लोग कहते थे कि झारखंड बनने के बाद मुंबई से लोग आए तो ऑडिशन दो, ये करो वो करो। पता नहीं, मुझे बड़ा हेजिटेशन होता था। ये नहीं कि ये सोचकर मैं क्यों दूं, मैं बहुत बड़का तोप हूँ, मैं क्यों किसी को ऑडिशन दूं, ये नहीं। मुझे लगता था कि यार ये ऑडिशन में पूछेंगे क्या, मैं करूंगा क्या। और मैं सबसे हताश हो जाता था। मैं 1-2 बार गया भी, प्रयास भी किया, तो मैं बड़ा हताश हो जाता था, अंदर से डर जाता था जब मैं यूथ्स को देखता था। वो क्रेजी पीपुल्स देयर एंड उतना ह्यूज, उतना गजब गजब सुंदर और एक से एक चेहरा मोहरा वाला मैं देखता था लड़के लड़कियों को, तो मैं डर जाता था यार इन सब के बीच में कहाँ सकूंगा, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। मेरा मन चीज ही का यार, ये एक डर मुझे फिल्मों से दूर रखा बहुत दिनों तक। अच्छा। अल्टीमेटली संजीव सिंह के प्रयास से, मैं संजीव सिंह का जिक्र किया था, मेरे नाटक का एक अनमोल हीरा। वो रांची में कुछ सेटिंग चल रही थी, तो प्रकाश झा की एक फिल्म बन रही थी उस समय, परीक्षा। परीक्षा। आप भी काम की थी उसमें, परीक्षा में। तो परीक्षा में मुझे एक ऑफर आया एक रोल का। तो मैं गया, तो बोला भाई ऑडिशन दो। मैंने उनके सामने कुछ डायलॉग वायलॉग बोले, तो कुछ एक रोल था छोटा सा। उसके बाद हुआ कि प्रकाश झा जी देखेंगे। तो प्रकाश झा जी जब देखे तो वो जो रोल था मेरा वो हटा दिए। अब अपने प्रकाश जी का जो मेन असिस्ट कर रहे थे, क्या नाम था उनका, कौन सिंह, कुछ हुसैन, हाँ, जो रिक्शा चालक बने थे। नहीं, रिक्शा चालक बने थे वो तो यहाँ के आर्टिस्ट थे ना, ठीक है ना। पंकज सिन्हा।
पंकज सिन्हा, वो उनकी बात, उनकी जिक्र बाद में पंकज सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन पलाश पलाश जी। पलाश, हाँ। हाँ, एडी पलाश सिंह, एडी जो थे मेन, तो उनको उन्होंने बुलाया, कहा कि जो रोल सिलेक्ट करे हो वो रोल नहीं, इनको ये केके वाला रोल दो, इसमें जचेंगे। पता नहीं वो देखकर क्यों समझ गए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, शायद इसे ही कहता है पारखी नजर। उन्होंने पूछा मुझसे आप क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जर्नलिस्ट वाला रोल तुम्हें करने, तो फिर वो केके का रोल मुझे मिला, और वहीं से फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। और उस रोल को दिलाने में पंकज सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। संजीव सिंह ने पंकज सिन्हा से कहा था, और पंकज सिन्हा ने ही मुझे पहली बार वहाँ इंट्रोड्यूस करा था। अच्छा। और फिर वो सफर की शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे बिहार डायरीज, वो खाकी जो है बिहार चैप्टर, उसमें काम करा। फिर अभी कुछ और फिल्मों में काम करा, लेकिन मेरी फिल्मों की सबसे अच्छा लगा मुझे खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करके। अच्छा, कौन सी हालांकि फिल्म? भोजपुरी फिल्म है, हाँ, और भोजपुरी नाम सुनते ही लोगों के नाक मुंह जरा सिकुड़ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने जो 3 फिल्में की खेसारी जी के साथ, बड़े अच्छे फिल्म थे। अभी रिलीज होगी ही वो दुर्गा पूजा के आसपास शायद। और मुझे लगा कि लोग भोजपुरी को क्यों इतना हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि शायद मेरी किस्मत है, मुझे अच्छे माहौल मिला, बहुत अच्छा माहौल मिला, और बहुत बढ़िया से वो सारा चीज किया हम लोगों ने। वो खेसारी जी के साथ जो पहली मेरी फिल्म बनी वो अवैध, लगातार 2 फिल्में आएगी, अवैध 1, अवैध 2। और मुझे जो रोल मिला वो मैं खुद भी नहीं समझा था कि मुझे वो रोल मिल सकता है, लेकिन डीएसपी का रोल मिला। और उस रोल में मुझे अभिनय करने का मौका मिला खेसारी जी के साथ, और मुझे लगा कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी सचमुच खेसारी जी का जवाब नहीं। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं इतना कह सकता हूं कि उतना नेम फेम का आदमी इतना मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, उनको देखे बिना समझना बहुत मुश्किल है। बढ़िया। तो उसके डायरेक्टर थे नीरज जी और रणधीर जी। नीरज रणधीर की जोड़ी बड़ी मशहूर जोड़ी है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। खास करके रणधीर जी से तो उन लोग का एक एक आर्टिस्ट को एक एक आदमी देखते थे, तो रणधीर जी से तो उतना नहीं, लेकिन नीरज जी से इस दौरान बड़ी नजदीकियां बनी। और नीरज जी इतना बढ़िया से पहला ही दिन में उसे नरेट कर दिया उस फिल्म के मेरे किरदार को, कि बड़ी आसानी हुई मुझे करने में। और खेसारी जी का भी बहुत सराहनीय मदद मिला और उसको पूरा किया। फिर बैक टू बैक खेसारी जी के साथ और 2-3 फिल्में करा। और एक अच्छा मोड़ तब आया जब मुझे साउथ के डायरेक्टर हैं राजेश मोहन जी नायर जी, राजेश मोहन नायर, अभी उनकी रवि किशन जी के साथ फिल्म आई है गोरखपुर वाली, शिव ऑफ गोरखपुर वाली, इंटरनेशनली रिलीज हुआ है वो फिल्म 7-8 भाषाओं में। उन्होंने एक फिल्म बनाया है, फिल्म का नाम तो अभी फाइनल नहीं है, हिंदी फिल्म है, बैंक डकैती पे है वगैरह वगैरह। तो उसमें रवि किशन जी के साथ मेरी मुख्य भूमिका है। थ्रू आउट पूरे फिल्म में मैं रवि किशन जी के साथ दिखता हूँ। बड़ा प्यारा सा रोल है। और साउथ के लोगों के साथ काम करने का पहला अनुभव मिला। गजब, बहुत ही शानदार टेक्निकल टीम, और पूरा एकदम मार धाड़ कॉमेडी, पूरा एकदम जबरदस्त फिल्म है। जब पर्दे में लगेगी तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें मैंने डांस भी करा। अरे मत पूछिए, 52 साल की उम्र में मैंने वो डांस कराया मुझसे डांस डायरेक्टर ने, मत पूछिए, हड्डी हड्डी हिल गई मेरी। ओ हो, आज भी याद आ जाता है तो मैं कांप जाता हूँ कि बाप रे बाप। और अब से मैं जो भी फिल्में आती है मैं पूछता हूँ मेरे डांस वांस तो नहीं करने भाई। तो बहुत डांस कराया, एकदम पूरा शरीर दर्द करने लगा, इतना डांस करा मैंने। और मत पूछिए, हीरोइन के साथ मैंने लगा कि बाप रे बाप क्या मेहनत होता है डांस में। और रवि किशन जी के साथ काम करने का भी बहुत अच्छा ये रहा। और रवि किशन जी के साथ एक फिल्म और आ रही है बोनसाई, उसमें छोटा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। बोनसाई में भी मैं दिखूंगा। और आने वाले समय में शायद मनोज बाजपेयी जी के साथ भी मैं नेटफ्लिक्स में दिखूं आप लोगों को। तो बस चल रहा है। लेकिन यही है कि मैं खुद से फिल्मों के लिए प्रयास नहीं किया। जो भी फिल्में मिली खुशकिस्मती से मेरे दोस्तों के
कारण, मेरे जान पहचान वालों के कारण मुझे मिला। और मैं 2 लोगों का जिक्र इस दौरान करना चाहूंगा। ये जो अवैध फिल्म मिली मुझे, ये नाटक के लिए ही मिला। नाटक नहीं करता तो नहीं मिलता। मैं नाटक करने पटना में मिथिलेश भैया हैं, प्रयाग संस्था के, प्रयास संस्था के नाटक महोत्सव में मुझे बुलाया गया था। मैं पूरे टीम के साथ गया था। कई बार पहले भी गया हूँ। तो जब वहाँ आर्टिस्ट खोजा जा रहा था तो मिथिलेश भैया ने ही मेरा नाम सजेस्ट किया और फिर मैं कारवां आगे बढ़ा। और इस दौरान मुझे पटना के प्रयास का सिद्धांत है, छोटा भाई है, बहुत मदद किया। मैं फिल्म का एबीसीडी, मतलब एक्टिंग का नहीं, फिल्म का एक एबीसीडी होता है वो, उस माहौल में रहने का, वो माहौल का एबीसीडी मुझे नहीं मालूम था। तो कैसे रहा जाए, कैसे किसको क्या संबोधन किया जाए, ये बड़े मायने रखते हैं। तो सिद्धांत ने बड़ी मदद करी मेरी। सिद्धांत बहुत बताया कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, भैया ऐसे नहीं ऐसा होता है, भैया ऐसा होता है। और ये जो हिंदी फिल्म मिली राजेश मोहन सर के, रवि किशन सर के साथ, तो वो वही राज मौर्या, गोरखपुर का एक भाई है, मेरा छोटा भाई है, अभिनेता है खुद, और ये प्रोड्यूसर का काम भी देखता है, लाइन प्रोड्यूसर का। तो राज मौर्या ने मेरा परिचय करवाया डायरेक्टर राजेश मोहन सर से, और फिर वो हिंदी फिल्म मुझे मिली। मैं जीवन भर, बहुत हो सकता है मैं आगे और भी बड़ी बड़ी फिल्में करूं, लेकिन ये राज मौर्या को मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। अवैध फिल्म में उससे परिचय हुआ था, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसने मुझे देखा था और उसने याद रखा और सही जगह पर मुझे फिट कर दिया। तो अगर मेरी जिंदगी में अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं फिल्मों में नाम कमा पाया, फिल्मों में मुझे लोग पहचानने लगे, तो इसका श्रेय राज मौर्या को जाता है कि उसने वो ब्रेक दिलवाया मुझे हिंदी फिल्मों में। बड़ी अच्छी फिल्म है और बड़ा अच्छा किरदार है मेरा। इसके लिए मैं राज मौर्या को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। वो मेरा फिल्मों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है राज मौर्या मेरे जिंदगी में। और एक शख्स से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे बहुत मदद किया, वो है प्रिंस भैया। अवैध फिल्म के सिनेमाटोग्राफर, डीओपी थे। उन्होंने चूंकि फिल्म में कैमरा को समझना बड़ा जरूरी होता है, सारा खेल तो कैमरा का ही होता है। कैमरा को आप अच्छा से नहीं समझ पाओगे तो आप लाख माथा पटक के बहुत अच्छा एक्टिंग कर लो, आपको कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल। तो प्रिंस भैया ने मुझे तकनीकी रूप से बहुत समझाया, बहुत बताया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे लुक नहीं, ऐसे लुक होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे चला और खुद के मैंने शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ बहुत लंबे समय से। और शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया तब सीखने के लिए कि भाई फिल्म क्या होता है। कैमरा चूंकि चलाता ही था तो बहुत सारे शॉर्ट फिल्म बनाए। तो इस दौरान विश्वजीत मुखर्जी से भी पहचान हुई थी। एक बार एक फिल्म बना था, फीचर फिल्म, वो पुलिस वालों ने बनवाया था, तत्कालीन आपका अजब सिंह की गजब कहानी। हाँ हेलो, हाँ, डीजीपी, तत्कालीन झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार सर ने एक फिल्म बनवाया था नक्सलियों पर आधारित, प्रत्यावर्तन। मेरी ही लिखी हुई थी, मेरा ही डायलॉग था। उसमें स्वर्गीय नीमू भौमिक निर्देशक थे। तो उसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था विश्वजीत मुखर्जी। तो प्रत्यावर्तन तो आई गई हो गई, फिल्में बनी, फिल्म चली, फिल्म के लोग चले गए, लेकिन विश्वजीत मुखर्जी से मेरी दोस्ती आज तक बनी हुई है। और विश्वजीत मुखर्जी के कारण कुछ बंगला फिल्मों में भी मैंने काम किया और विश्वजीत मुखर्जी के साथ मिलकर 2-3 शॉर्ट फिल्म बनाए। अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पूरी की हम लोगों ने। वो भी आएगा। छतरी फिल्म पिंकू दुबे और बंटी दुबे यहीं के हैं, उनके साथ बनाया, वो भी आने वाला है। तो इस तरह से शॉर्ट फिल्म का कारवा खुद का चल रहा है और बाहर फिल्मों में ऐसे ही कुछ काम किया हूँ। आगे आने वाले समय में कुछ और ऑफर्स है, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा होगा। लेकिन रांची में एक मोनिका है, आप जानती होंगी, वो मुझे कभी नहीं बुलाती। मोनिता नाम गलत बोल रहे हो। वही मैं मोनिका, मैं मोनिका बोलता हूँ। वो मुझे कभी नहीं बुलाती। बिल्कुल, लेकिन मेरी खुद की फिल्म बनेगी जरूर बुलाऊंगी। चलो इसी बात पे शायद बन जाए। तथास्तु। तथास्तु, आमीन। जरूर जरूर, शुभ आमीन। ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ। हाँ। अच्छा सुनो ना, मैं आपका ये जितना मैंने रिकॉर्डिंग करा है, मैं इसको ध्यान से सुनूंगी 2-3 बारी। इसमें से फिर मैं क्वेश्चंस निकालूंगी, फिर मैं आपको कल कॉल करूंगी। चलेगा? कल फ्री हो आप? हाँ फ्री है ना?
ठीक। मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर देती हूँ, रुको। हाँ, तो मेरा पहला प्रश्न आज का ये है कि कोरोना में और लॉकडाउन में कैसे सर्वाइवल हुआ आपका, आपकी टीम का? कोरोना ने बचा दिया। कैसे? लोगों को कोरोना से संबंधित विभिन्न चीजों की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक किया, तो कोरोना ने बचा दिया। तो उस समय तो कोरोना के दौरान हाँ कोरोना के दौरान चौक चौराहे पे यमराज बन के हम लोगों ने प्रचार किया कि भाई यमराज, कोरोना से गले लगाओगे तो यमराज पकड़ेगा। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चले। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोगों ने उस तरह से डिजाइन किया प्ले को कि एक दूसरे से संपर्क में ना आए, और डिस्टेंस बनाते हुए माइकिंग के जरिए, आमतौर पे नुक्कड़ नाटक में माइक का इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि डिस्टेंस बना बना के करना था तो उस तरह से किया। फिर कोरोना जब खत्म होने को आया तो एक EZCC का वर्कशॉप भी कराया कोरोना पर, और कोरोना के थीम से रिलेटेड नाटक का भी मंचन किया गया, सारे चीजों को पालन करते हुए। लेकिन बहुत कष्टकर था, बहुत तकलीफदेह था वो डिस्टेंस को मेंटेन करना, फिर भी किया। इस तरह से कुछ एक कार्यक्रमों के जरिए करते रहे। आपको सुनकर बड़ा सुखद एहसास होगा कि इस दौरान हम लोग जब निकलते थे नाटक करने तो लोगों को खाना खिलाने के लिए तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस थे, गवर्नमेंट का प्रयास था, सब हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने देखा कुत्ते और गाय जो लावारिस है उनको बहुत तकलीफ है। तो फिर हम लोगों ने अपना, उतना सहूलियत थी नहीं कि कुत्तों को रोटी दे, उतना नहीं हो पाता था, लेकिन हम लोगों ने फिर कुल्हाड़ी और कटार लेकर चलना शुरू किया, और जहाँ गाय देखता उसके इर्द गिर्द अगर पेड़ होता तो पेड़ पर चढ़कर पत्तों को काटकर, टहनियों को काटकर नीचे गिराकर गाय को खिलाना शुरू किया। तो हर आर्टिस्ट मेरा जो निकलता था वो एक कुल्हाड़ी और कटार जरूर रखता था ताकि टहनी काटकर गाय को खिलाया जाए। इस तरह से काम हुआ कोरोना काल में भी। और सबसे सुखद बात है कि जितने भी लोग हम लोगों ने प्रचार प्रसार कार्य में लगे थे, एक कलाकार को भी कोरोना नहीं हुआ सिवाय मेरे। और मुझे कोरोना होने का कारण नाटक नहीं रहा, मुझे कोरोना होने का कारण अखबारी प्रतिबद्धता के कारण बार बार न्यूज लेने हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता था। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी उतना नियम नहीं मान पा रहे थे। तो कोरोना मुझे हुआ, और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको, 1-2 बार नहीं 6-6 बार कोरोना हुआ मुझे। 6 बार? जी, 6 बार। बाप रे। हाँ। तो कैसे आप ओवर हुए कोरोना से? कुछ नहीं, घर में सोए 2-2 3-3 दिन आराम से, और ऑनलाइन सारा काम किया और ओवरकम हो गया। शायद कलाकार नहीं होते और ये जीवटता नहीं होती तो शायद नहीं बचते। बाप रे। और मम्मी? माँ नहीं थी, माँ उस वक्त पुरुलिया में मेरी भांजी के यहाँ थी, अकेला था मैं। अच्छा, ये बढ़िया हुआ। अच्छा, आजकल ना बहुत रंगमंच और थिएटर के नाम पे ना बहुत बिजनेसमैन लोग टाइप के आके रंगकर्मी वाला खेल खेल रहे हैं, है ना? फिर से एक बार प्रश्न को दोहराइए। मैं बोली कि आजकल ना मतलब एक बिजनेस के नाम पे भी ना बहुत रंगकर्मी खेल खेल रहे हैं। आता जाता कुछ नहीं है, बिजनेस टाइप के लोग हैं, बिजनेसमैन जैसे आ करके रंगकर्मी का ये सम्मान, रंगकर्मी के लिए हम हक की लड़ाई, ये सब। तो ये कहाँ तक वाजिब है? देखिए, इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, बाबा लोग पहले हिमालय में होते थे, पहाड़ पर्वतों में होते हैं। वो बाबा लोग अब ऑनलाइन चैनल के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं। तो ये वैसे ही ऑनलाइन बाबा लोग हैं जो नाटक को लेकर प्रवचन देते रहते हैं इधर उधर। तो इन लोगों से घबराने का नहीं है, सतर्क रहने का जरूरत है। और आप बेवकूफ है तो कोई भी आपको बेवकूफ बना के निकल जाएगा, तो उसके चक्कर में नहीं पड़े। अब अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बाबाओं से।
ये प्रवचन करता है, ये नाटक करता, रंगकर्मी नहीं है, प्रवचन करता है सर। हम्म। 4 किताबें पढ़कर अगर नाटक किया जा सकता था और नाटक दूसरे को सिखाया जा सकता था, तो नाटक का किताब बेचने वाला दुकानदार सबसे बढ़िया रंगकर्मी होता। सही बात है। स्कूल में रंगमंच सब्जेक्ट है नहीं, आपका योगा तक है, आपका पीटी है, सब कुछ है, यहाँ तक कि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग भी है, और आप संगीत है, सब ऑलमोस्ट हर विधाएं हैं, लेकिन नाटक विधा नहीं है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? हाँ, कारण है, नाटक करना सबसे कठिन है और कठिन चीजें बाद में ही आती है, और नाटक भी जरूर आएगी एक ना एक दिन। बस इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। तो मतलब इसको लेके कुछ आप मुहिम या फिर कुछ ऐसे चाहते हैं कि हाँ, जो सरकार तक ये बात पहुंचे कि हाँ, हर स्कूल में, कॉलेज में भी अगर ये सब्जेक्ट हो तो बहुत सारे रंगकर्मियों को जीवन यापन के लिए एक जरिया मिल जाएगा ना? हाँ बेशक, लेकिन क्या है ना कि एकजुट होना, सारे देश के रंगकर्मी एकजुट होकर के इस पर आवाज उठाएं। और मुझे जहाँ तक ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता, लेकिन कुछ राज्यों में शायद है भी। हाँ है शायद है ना, मैं कंफर्म। तो ऐसे में उन लोग नहीं आएंगे हमारी मदद करने कि हमें क्या पड़ा है, हमारे यहाँ तो है ही। और जिनके यहाँ नहीं है उनको एकजुट करके जो मुहिम शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो मुहिम करना बहुत मुश्किल है। व्यक्तिगत रूप पे कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, इसको लेकर के बहुत लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो, और कुछ कुछ सफलता मिली भी है। सरकार अब बातचीत करने को तैयार है, बातचीत चल रही है। पटना में खास करके बहुत से लोग इसे लेकर सक्रिय हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार का फल मीठा ही होता है। खासकर हिंदी रंगमंच इतना पीछे अभी तक क्यों रह गया? ये आपसे किसने कह दिया? क्योंकि मैंने नोटिस करा है ना कि चाहे ये अपना बगल वाला राज्य बंगाल हो, यहाँ तक कि बिहार हो, यहाँ के ना जो मतलब रीजनल लैंग्वेज के थिएटर्स है, यहाँ तक कि गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर के लोग के टिकट्स लगती है, वो स्टार रहते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा हिंदी रंगमंच थोड़ा, मुझे लगता है कि इसको और बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पे पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, आप हिंदी रंगमंच की बात न करें। हिंदी रंगमंच समृद्ध था, समृद्ध है और समृद्ध ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतने है कि हिंदी के जो नाटककार हुए, जो लेखक हुए, उन लोगों का मंच से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहा। इसलिए हिंदी के जो नाटक है वो पठनीय ज्यादा है, करणीय मंच पे प्रस्तुत करना जरा मुश्किल। और अब धीरे धीरे जो निर्देशक है वो खुद भी लेखक के तौर पे आगे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है हिंदी रंगमंच के लिए, क्योंकि जब निर्देशक जो नाटक करवाते हैं, कलाकार जो नाटक करते हैं, वो जब नाटक लिखने लगे ना, तो उन्हें उन परेशानियों से उनको वास्ता पड़ता है, तो उन परेशानियों के मद्देनजर वो स्क्रिप्टिंग करेंगे और तब वो नाटक ज्यादा बेहतर होगा और लोगों तक पहुंच पाएगा। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हिंदी रंगमंच का जो नाटक है वो बहुत समृद्ध है साहित्यिक दृष्टिकोण से, लेकिन उसको मंच पे करना बहुत कठिन है, इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये एक पहलू। दूसरा पहलू कि आप बिहार की बात कर रही थी अभी, पश्चिम बंगाल की बात कर रही थी अभी, महाराष्ट्र की बात कर रही थी, गुजरात की बात कर रही थी। तो यहाँ की जो सरकारें हैं ना, वो मुफ्तखोरी का आदत नहीं लगाया लोगों को। दुर्भाग्य से हमारे झारखंड में जितनी भी सरकारें बनी, मैं किसी एक पर आक्षेप नहीं लगा रहा, वो लोगों को मुफ्त खिलाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इनका अपना वोट बैंक का चक्कर होगा, या कुछ राजनीति ऐसी होगी, या कुछ होगा सिस्टम में ऐसा कि ये मुफ्त में बिजली फ्री, पानी फ्री, हो सके तो तेल भी फ्री, धोती फ्री, साड़ी फ्री, तो जाओ नाटक भी फ्री, देखो फ्री। ये फ्री का चस्का लगाना सबसे बुरी बात है, और मैं तो नहीं लगाता। मेरे इस छोटे से शहर में बिल्कुल टिकट बेचता हूँ। हाँ, घर घर जाने पड़ते हैं, उतना नहीं है कि लोग आके टिकट खरीदे, कुछ लोग आ जाते हैं इक्के दुक्के, लेकिन टिकट बेचकर ही नाटक करता हूँ। फ्री पास दे करके मैं नहीं बुलाता लोगों को। तो ये कुव्वत होनी चाहिए, अपने सीने में वो दम होना चाहिए कि हम दर्शक को रंगमंच तक लाए और उनके जेब से पैसे निकालें। ये रंगमंच में ये ताकत होना चाहिए, जो प्रस्तुति हम करते हैं उसमें ये ताकत होनी चाहिए कि हम दर्शक पैसा दे करके देखें। जब आप अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं देखेंगे? मुझे भी देखिए, बशर्ते कि मैं उतना दम पैदा करूं मेरे अंदर।
मेरे अंदर, मुझे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हर उस रंगकर्मी का बात कर रहा हूँ जो रंगकर्म कर रहे हैं। उनमें वो दम होना चाहिए, वो बात होनी चाहिए कि लोग आए और देखें। अब छोटी सी बात समझ लो, मैं निर्देशक हूँ, मेरी बुद्धि लोगों से बहुत अधिक है, ये बतलाने के लिए मैं ऐसा नाटक करूं जो लोगों का समझ से परे हो, तो क्यों आएंगे लोग देखने भाई? क्यों? तो आप दो तरह के नाटक करो, एक बुद्धिजीवियों के लिए, एक आम दर्शकों के लिए। ये फर्क आपको समझना होगा। और जब आम आदमी के लिए आप नाटक कर रहे हो तो नाटक भी आम ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा दांव पेच खेलोगे उस नाटक में, लोगों को समझ में नहीं आएगी तो दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। इसलिए आम लोगों के लिए जो नाटक है वो सहज, सरल और सुंदर होना चाहिए, तभी लोग रंगमंच की ओर खींचे चले आएंगे। और एक दिन हमारा राज्य में भी दर्शक होगा, और बंगाल, गुजरात और आपने जिन जिन महाराष्ट्र शहरों का नाम लिया, यहाँ के लोग भी टिकट खरीद कर नाटक देखेंगे, और बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा, राज्य के स्तर पे हम गवर्नमेंट की बात करें या राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैं सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूँ कि यहाँ का रंगकर्मी या रंगमंच को क्या मिला या क्या मिल रहा है? किससे? सरकार से? सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अपेक्षित नहीं, है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आप साल भर में इक्के दुक्के महोत्सव, नाट्य महोत्सव कराने को उपलब्धि गिनाओ, और कुछ संस्थाओं को, मुझे भी मिलता है, कुछ संस्थाओं को साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे दो वर्कशॉप कराने के लिए, और उसे ही उपलब्धि मानो, तो झारखंड की उपलब्धि शून्य है। लेकिन अगर आप, सरकार कहती है कि ये उपलब्धि है तो है, आप खुशफहमी में जिए। लेकिन मुझे नहीं लगता नाटक के लिए, रंगमंच के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कुछ किया गया। आप देख लो, रांची जैसे शहर में रंगकर्मियों के लिए एक अच्छा हॉल नहीं बनाया गया, जिसपे इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। 2-2, 3-3 सरकारें बदल गई, विभिन्न पार्टियों की सरकारें आई, कोई कुछ नहीं किया, बेकार का बात करते हैं सब। हाँ, इंडिविजुअली कुछ लोगों को फायदा पहुंचा, मुझे भी कई काम मिले, इंडिविजुअली मुझे, मेरे ग्रुप को कई काम मिले सरकार से। लगभग हर साल एक कार्यक्रम मिल ही जाते हैं, मैं ढोल बजाता रहता हूँ। तो इसी तरह बहुत से लोग हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल फायदा है। सामूहिक रूप से रंगमंच के लिए सरकार ने, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया झारखंड में। एक मंच बना के नहीं दे सका हमारे कलाकारों को इन 24 साल में। इससे ज्यादा और क्या शर्मिंदगी की बात हो सकती है? एक रंगमंच उपलब्ध नहीं करा सका। मैं तो अक्सर देखता हूँ, रांची जैसे ही सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, वैसे ही वरीय रंगकर्मी लोग जाते हैं। हम भी उसमें सिग्नेचर करके कई बार भेजा, रंगमंच चाहिए, ये चाहिए। बस हर सरकार में वो कॉपी पेस्ट होके वो जाता है, कुछ नहीं होता है। सरकार की चाहत ही नहीं है, सरकार हमें समझते ही नहीं कि हम उनके वोट बैंक है। वोट बैंक के प्रति ज्यादा नजर है, ज्यादा क्या बताएं, छोड़िए। एक हुआ था कि बिहार से अलग होगा झारखंड तो यहाँ बहुत काम होगा, बहुत काम होगा, बहुत काम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना समृद्ध बिहार में वो चीजें हैं, यहाँ पर शायद अभी तक नहीं हो पाई हैं। नहीं, काम तो हुआ, बहुत काम हुआ, लोगों के तिजोरियां भरी। नहीं, उस परिप्रेक्ष्य खुल रहे हैं धीरे धीरे तिजोरे। हाँ, रंगकर्मी और रंगमंच वाले में तो सही में कुछ नहीं हो पाया। जितने भी काम हुए वो कुछ खास लोगों के, रंगकर्मियों के अथक प्रयास और कुछ संस्थाओं के शानदार कोशिश के बलबूते ही ये झारखंड में रंगमंच का कुछ भी हो पाया। आप देखिए ना, कैसा मन में लगता होगा। हम अपने शहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमारे शहर से एक टीम गई, एक कुछ भी स्पोर्ट्स हुआ, उसमें चले गए, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कहीं चले गए खेलने, 1-2 पदक लेके आ गए लौट के। और देखो उनका शानदार, कितने फलाना नेता मिलने पहुंच गया, वो पहुंच गया, वो ट्रेन से उतरा तो माला पहना के स्वागत किया। ये यूनिटी है उन लोगों का। ये संस्थाओं के जोर है जो ऐसा होता है, अखबारों में खबर छपे। और हमारे यहाँ अपने जेब से पैसा लगाकर आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के प्रतियोगिताओं में जाओ, वहां से झोले भर भर के लेकर आओ, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको ये बोलने वाला कि हाँ चलो बहुत अच्छा किया। कोई संस्था आपको आगे बुलाकर नहीं माला पहनाएगा, ना आपको जोश भरेगा आपके दिल में। आप भेंट हो गई, अरे देखे थे आपके फेसबुक में, अरे आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगाए थे ना प्राइज लेते हुए, देखे थे, बधाई हो, बस 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 ऐसे ही चलता है।
कोई मदद करने वाला नहीं मिलता। तो हर शहर का यही किस्सा है कमोबेश, ये सिर्फ मेरे शहर का नहीं है। और इसी तरह रंगमंच तपता भी है, पकता भी है, और पक के शानदार खाना बनता भी है। तो ये रंगमंच की अपना एक है, चलता है इसी तरह से। लेकिन हताश नहीं है हम, आने वाले दिन में कुछ अच्छा होगा शायद। और मुझे जहाँ तक लगता है बेबाक बोलने वाले लोगों की कमी है, इसलिए भी कुछ उद्धार नहीं हो रहा है। मैं इतना भाषण दे रहा हूँ आपके सामने, कल को मुझे सीएम बुला लेंगे, आइए आपसे नाटक के बारे में कुछ रंगमंच का कैसे उद्धार हो उस पर बात करूं। मैं चला जाऊंगा, सीएम के साथ एक फोटो डाल दूंगा फेसबुक में, अखबारों में छप जाएंगे, मैं खुश हो जाऊंगा, बस वहीं तक मेरी लड़ाई चल जाएगी। तो ऐसे ही चल रहा है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा, हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। झारखंड में जितने प्रतिभाशाली, समृद्ध, सशक्त कलाकार हैं, सब एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राग है, अपनी अपनी डफली है। तो सरकार भी बजा रही है, जब जरूरत पड़ती है थोड़ा सा किसी का डफली मंगा कर बजा लेता है, हम लोग भी खुश हो जाते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जैसे कि मतलब एक रंग कुछ नहीं, मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ। मैं जिस दिन नाटक का शो खत्म कर लेता हूँ, पीछे मुड़ कर उसे नहीं देखता, भूल जाता। और मैं ये भी नहीं देखता क्या करना है, मैं बस आज में जीता हूँ। हाँ, इतना मालूम है कि रंगमंच का भविष्य उज्जवल है। जिस तरह से नए लड़के आ रहे हैं, उसमें से 100 में से 98 लड़का लड़की इसलिए आ रहा है कि नाटक के जरिए फिल्मों तक पहुंचेगा। लेकिन आ तो रहा है, उसमें से जो 2 लड़का लड़की तब के निकलेगा ना, वही रंगमंच को आगे लेकर जाएगा। बाकी 98 तो वो पंछी है ना, जाड़े में आते हैं पर्यायी पंछी, वो है, आज है कल नहीं है। लेकिन वो 98 को मैं नहीं गिनता, मैं वो 2 को देखता हूँ जो रह जाएंगे, और वही 2 रंगमंच को आगे लेकर जाएंगे। बढ़िया। और देखिए, मैं ये भी नहीं मानता कि फिल्म करना बुरी बात है, फिल्म नहीं करना चाहिए, कौन कहा है? दोनों काम हो सकता है, सिर्फ आप बेईमानी मत करो। रंगमंच ने अगर आपको वहां तक पहुंचाया है, तो फिर आज आप फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं तो साल में 10 नाटक कर रहे हैं। तो फिल्मों में काम कर रहे हैं तो साल में 2 नाटक 3 नाटक तो करो यार। लेकिन वो भी नहीं करते लोग। दुखद पहलू यही है। आज आप देख लीजिए, इंडस्ट्री में जितने नामचीन चेहरे नाटक से फिल्मों में गए, वो अगर साल के 200-300 400 करे, तो नाटक का छोटे छोटे शहरों में आकर के करे, तो नाटक का क्रेज बढ़ जाएगा। तो जो आप टिकट की बात कर रहे थे, टिकट खरीद के लोग देखेंगे। पटना में अभी प्रयास शुरू हो गया है, कौन सिनेमा हॉल है वहां पर, एक हॉल बनाया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाटक ही होते हैं। छोटा सा हॉल है, और टिकट खरीद के लोग देते हैं, लाइन लगा के टिकट खरीदते हैं। तो पटना में शुरू हो चुका है, तो झारखंड में भी होगा। सवाल है कि वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। बढ़िया। हमारे इतनी सारी बातों में आपको कहीं कुछ लगता है कि आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको चाहिए कि आप बताना चाहते हो उनके लिए, या आपके इसमें वो छपे आपके रिसर्च में, तो आप बताइए, अगर कुछ छूट गया मुझसे भी तो। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगता। बस मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि नाटक से अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले देना सीखना होगा। सबसे पहले हम उम्मीद कर लेते हैं पाने की, यही गलती हो जाती है। पाने से पहले देना सीखना होगा। और रंगमंच सिर्फ आपसे ईमानदारी से समय मांगता है, कुछ नहीं। सही बात है। आप ईमानदारी से रंगमंच को समय दीजिए, रंगमंच आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना लौटा देगा। आप मुझे ना एक लिस्ट, अगर आपके जो अवार्ड्स है ना, जैसे कि मुझे इस साल में ये मिला, उस साल में वो मिला, आपको जैसे जब अरे वो नहीं है मेरे पास, मैं फोटो भेज देता हूँ। अच्छा, फोटो भेज देना। अच्छा, इस साल वाला, अभी वाला तो भेज देना जो मिला है शिमला वाले में, ठीक। जो रोहित सर के यहाँ मिला था ना अभी। हाँ, वो वाला, उसकी लिस्ट भेज देना, फ्रेश वाली, ठीक है? ठीक। और अपनी फोटो, सोलो फोटो, अपने ग्रुप की फोटो, आपकी फिल्म्स की फोटो, मतलब बहुत सारी फोटोज मुझे भेज देना, उसमें मैं अच्छे सिलेक्ट करके लगा लूंगी। ठीक। कहीं कुछ छूटा याद आया तो फिर हम आपको कॉल करेंगे सर। ओके बॉस। ओके, थैंक यू। ओके। ओके, बाय बाय।